फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है आर वेक्टर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ हो जाएगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये दोनों ऐड होके जीरो हो जाएंगे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर है। ओके, और ये हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा मीन पोजीशंस के तरफ होगी। ओके, यानी ओरिजिन की तरफ होगी, ओरिजिन से दूर नहीं होगी। तो कौन सा आंसर होगा, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin। कह रहा है यहाँ पे ये एक वेक्टर है, दूसरी ये वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हो जाएगी कॉस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगी। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होती है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगी कॉस ओमेगा टी माइनस बाई टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगी कॉस पाई बाई टू। तो ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू वाई बाई टू और टू कैंसिल, तो टी इक्वल टू आ गई पाई बाय ओमेगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इफ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस देन वैल्यू ऑफ ए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जीरो की इक्वेट कर देंगे। तो 2 इंटू फोर प्लस 3 इंटू माइनस फोर प्लस 8 इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो। तो 8 अल्फा इक्वल टू हो जाएगी माइनस 12 प्लस 8, तो इधर प्लस 4 अल्फा इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है दो वेक्टर है, मान लो F1 है और F2, उनका वेक्टर सम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इनके डिफरेंस के। तो इस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का। तो F1 प्लस F2 डॉट F1 वेक्टर माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगी F1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है ये। फिर इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस F1 डॉट F2 वेक्टर। इसको इसके साथ करेंगे प्लस F2 डॉट F1 वेक्टर, और ये अगेन माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो F1 स्क्वायर इक्वल टू F2 स्क्वायर। इससे साबित होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का सेम होना जरूरी नहीं है ही नहीं। तो आर इन दैट केस द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, नहीं, उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। देखो, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी हमने ऊपर किया था, जब पोजिशन वेक्टर ऐसी हो तो वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है पोजिशन वेक्टर से। ओके, पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर करना है। तो इसको डी आर बाई डी टी, ये क्या है, वेलोसिटी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब इसका और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो होगा। इससे पता चल जाएगा वेलोसिटी जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है पोजीशन वेक्टर के। इस केस में यहाँ पे देखो, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगी, 4 इंटू 4 16 हो जाएगी, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगी। इससे पता चलता है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1 ग्राम की एक ड्रॉप है, ठीक है, रेन की, वो फॉल कर रही है और जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है उस समय उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 1000 मीटर। तो हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
जो वर्क हुआ वो निकालना है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट h है, मास पता है, तो आराम से mgh करेंगे, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आ जाएगी। और ये पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगती है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है। अब हमारे को निकालना है रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से कितनी वर्क हुई है। टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और टोटल वर्क क्या होगी? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, ओके, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे 10 डालेंगे डब्ल्यू जी की वैल्यू, और डब्ल्यू आर निकालना है, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, डब्ल्यू आर -8.75 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगी 10 और -8.75। तो देखो यहाँ पे एक बुलेट है जिसकी मास 10 ग्राम है, ओके, यानी 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। लीव्स a rifle at initial velocity of 1000 meter per second, u equal to 1000 meter per second, and strikes the earth at the same level with a velocity of 5, final velocity 500 meter per second है। The work done in joule overcoming the resistance of air will be, okay, तो work done equal to क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 × 10⁻³ वी स्क्वायर हो जाएगी 500 का स्क्वायर, यू स्क्वायर हो जाएगी -1000 का स्क्वायर, ये हो गई 5 × 10⁻³, ये 500 प्लस 1000 और 500 -1000 -500, ओके। तो ये डबल जीरो और एक जीरो, तो ये कैंसिल हो गए, तो 5 15 75 इंटू 50, तो ये हो जाएगी 3750 -3750 जो, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से वर्क है इसलिए नेगेटिव आई। काफी आसान सवाल है। वर्क इक्वल टू क्या होती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स गिवन है 4i प्लस 3j, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल देंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो 4 -2 6i 3 -5 2j, तो 4 × 6 24, 3 × 2 -6 18 जूल। अरे अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट में मैंने गड़बड़ की है, यहाँ पे आई जे है और यहाँ पे जे के है, तो ये नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 -2i, तो यहाँ पे आ जाएगी 2i 4 -5j और 3 -0, तो 3k, ओके। तो 4 2 जब क्या हो जाएगी 8, 3 × -1 -3, और ये 0, 8 -3 5। अगेन सेम क्वेश्चन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना, वर्क मिल जाएगी, मास का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। 12 काफी आसान है, देखो एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है? वर्क, फोर्स का वैल्यू डालो, एस की वैल्यू डालो, वर्क की वैल्यू डालो, कॉस थीटा निकल आएगी हाफ, तो थीटा क्या हो जाएगी 60 डिग्री। अगेन यहाँ पे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ जे वाली सर्वाइव करेगी, जे कितनी है 15 × 10, तो भाई 150 जूल हो जाएगी। When a body moves with a constant speed along a circle, जब भी एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मूव करती है तो जीरो वर्क करती है, कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री एंगल के साथ होता है। नो वर्क इज डन। इसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती, क्या सेम रहती है? स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज होता है। फोर्स तो लगेगा ही, सेंट्रीपिटल फोर्स सभी सर्कुलर मोशन में होगी, एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। देखो एक पार्टिकल है जिसकी मास 5m है और अभी ये रेस्ट में है, तो इसकी टोटल मोमेंटम क्या हो गई? 0 हो गई, ओके। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक मान लो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है जिसकी मास m है, दूसरी वाई एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है जिसकी भी मास m है, और तीसरी का कोई डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम ले लेंगे और इसकी मास कितनी हो जाएगी? 2m है, इसकी मास हो जाएगी 3m। तो जो दो फ्रेगमेंट्स जिनकी मास m और m है उनकी स्पीड v है, ओके। इसकी स्पीड का कुछ पता नहीं, तो इसकी स्पीड को आप v प्राइम वेक्टर ले लो, ओके। तो अब इनका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगी? इसकी x डायरेक्शन में है तो मोमेंटम हो जाएगी एम वी आई कैप, इसकी y डायरेक्शन में है तो एम वी जे कैप, इसका पता नहीं तो लिखेंगे 3 mv v प्राइम। अब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज 0, तो m कॉमन ले लोगे तो सब क्या हो जाएगी? 0। तो इससे v प्राइम क्या आ जाएगा? -v आई कैप -v जे कैप बाय 3, ओके। तो v प्राइम का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/3, अगर आप बाहर ले लोगे तो, और v भी बाहर ले लोगे तो i + j बचेगा, यानी
√2। ठीक है, तो इतनी हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड। अब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, और इसकी भी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर 2/8 ओके। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से 3 हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 3, यानी 4/3 एम वी स्क्वायर आंसर हो जाएगी। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, तो एक मास है 4m का, एक्सप्लोर होगी तो एक इधर जाएगी और एक पार्टिकल ऊपर जाएगी। मान लो ये m मास इधर गई तो, और v वेलोसिटी के साथ, तो एम वी आई कैप इसकी मोमेंटम हो गई, इसकी मोमेंटम एम वी जे कैप, तीसरी जो है वो 2m मास की है, उसकी मोमेंटम 2m v प्राइम वेक्टर। अब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 2m v प्राइम वेक्टर। एम कॉमन लेके उस साइड लेके जाओ और इन दोनों को भी, तो क्या हो जाएगी माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू वी प्राइम। ओके, तो वी प्राइम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो वी प्राइम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v/2 √2। ओके, इतनी हो जाएगी वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा सिस्टम का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू इस वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर 2/4। तो यहाँ 4 है, 2 2 जो 4, तो ये हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी और हाफ एम वी स्क्वायर इसकी मिलकर बन गई एम वी स्क्वायर, और यहाँ है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 3/2 एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, यहाँ पे ट्यूब है, इस ट्यूब का हम छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ dl है, तो dl लेंथ की मास क्या हो जाएगी m इंटू डी एल, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, स्मॉल m है, तो dl से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगी इसकी। अब इस सेक्शन जिसको हमने कंसीडर किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और m कितनी है, स्मॉल m dl, वी स्क्वायर डाल दी। अब हमारे को पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डी के बाई डी टी करेंगे, तो m कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगी dl बाई डी टी, और dl बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी, तो आंसर क्या हो जाएगी हाफ एम वी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, a cell of 200 ग्राम is ejected from a gun of mass 4 kg, तो यहाँ ये गन है, इसकी मास 4 kg है और 200 ग्राम की सेल निकल रही है, by an explosion that generates 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ओके, तो बिफोर एक्सप्लोजन टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 0 जूल, एक्सप्लोजन के बाद जो टोटल एनर्जी हो गई है वो हो गई है 1.05 किलो जूल। तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसका और इसका दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास m1, इसका मास m1 और इसके लिए मोमेंटम का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मास m2, दोनों की मोमेंटम सेम होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ओके, तो जितनी मोमेंटम सेल की होगी उतनी ही इस गन की होगी, और क्लियर। और ये दिया हुआ है टोटल एनर्जी कितनी 1.05 किलो जूल, तो हो जाएगी 1.05 इंटू 10⁻³ तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन ले लो बाई 2, यहाँ हो जाएगी 1/m1 यानी 1/0.2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी चाहिए तो ये मोमेंटम मिल जाएगी m1 v1 हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू मोमेंटम बाय m1, तो आपको सेल की वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो मैं कर भी देता हूँ इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगी, ये मोमेंटम स्क्वायर, ये 4 प्लस 0.2 अपॉन 0.8, तो 4.2 अपॉन 0.8 हो गई, तो यहाँ पे 2.1 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगी 20, तो 2 से 4 2 से 5 4 5/4, तो मोमेंटम स्क्वायर हो जाएगी 4/5 इंटू 10 का क्यूब, तो 4 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000/5 200, तो नियरली कुछ जो भी होगा आपका प्रोसेस यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg is at rest, बॉम्ब की मास 30 kg है, वेलोसिटी 0, explodes into pieces of mass 18 kg and 12 kg, तो एक 18 kg की फ्रेगमेंट्स होगी, दूसरी 12 kg की,
द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास, इसकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की क्या हो गई, 0, क्योंकि बॉम्ब बेस्ट में था। और फाइनल क्या हो जाएगी, मास इंटू दिस 18 इंटू 6 प्लस दिस मास इंटू वी, तो 12 भी इक्वल टू हो जाएगी माइनस 18 इंटू 6, तो वी इक्वल टू हो जाएगी माइनस 18 इंटू 6/12, 6 से 2, 2 से 9। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मास इंटू 9 का स्क्वायर 81, 2 से 6, 6 1 6, 6 8 से 48, 486 जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास की, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/m होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा अगर मास कम होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर m1 की मास ज्यादा है, तो m1 की मास अगर ज्यादा है तो m1 की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, E1 लेस देन E2 हो जाएगी। और यहाँ पे E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएगा M2 बाई M1, ठीक है, उल्टा हो जाएगा M2 बाई M1, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, अब इस सवाल में देखो एक 2 kg का मास है और एक 4 kg का मास है, सेम हाइट से इसको गिरा रहे हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी, तो वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एक्ट करती है दोनों के ऊपर। ओके, तो जब वेलोसिटी सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ mv² और इसकी हो जाएगी हाफ m प्राइम v स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। तो रेशियो निकालनी है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, v² हाफ और हाफ कैंसिल, दोनों की मास की रेशियो यानी 2:4 यानी 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोर होती है 2 पार्ट्स में। ओके, मान लो m1 है, m2 है, तो विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी v1 v2 द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियो होगी तो क्या हो जाएगी, मोमेंटम तो दोनों की सेम होगी, p² 2 m1 p² 2 m2, तो p² 2 कैंसिल, m2 m1 हो जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m होती है। ओके, तो उसका यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 23। मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है 300% बढ़ जाए तो नई जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स ओल्डर काइनेटिक एनर्जी, बढ़ गई है ना 3%। तो इसमें जो हमारी मास होगी वो तो सेम ही होगी, तो मोमेंटम हो जाएगी नई वाली p², दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो p/p' क्या आ गई, वो आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो जो नई मोमेंटम होगी वो ओल्डर के 2 गुनी ज्यादा हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम 2p माइनस p बाई p इंटू 100%, तो p/p इंटू 100% इंक्रीमेंट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ओके, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री पे इसको फेंका गया है विद हॉरिजॉन्टल, यानी इसके साथ एंगल 45 डिग्री है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होगी, और वेलोसिटी क्या होती है, u cos 45 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगी u/√2, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इसका वेलोसिटी का स्क्वायर u²/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ mu²/2, हाफ mu² जो है k है, तो k/2 हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगी k/2। क्वेश्चन नंबर 25, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो है 4:1 है, और मूविंग विद इक्वल यानी लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की जो रेशियो है वो ऑपोजिट होती है। तो यहाँ सॉरी मोमेंटम से मास की ऑपोजिट होती है, तो यहाँ हो जाएगी m1 अपॉन m2। ओके, तो ये क्या होगा, मैं फिर से कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2 है, तो k1 अपॉन k2 जो हो जाएगी वो m2 अपॉन m1 हो जाएगी। ओके, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, काइनेटिक एनर्जी 4:1 है, तो m1:m2 क्या हो जाएगी 1:4। अब सवाल 26 में क्या कह रहा है, दो बॉडीज हैं जिसकी मास दी हुई है और इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, यानी k1 अपॉन k2, तो ये हो जाएगी p1² 2 m1 अपॉन p2² अपॉन 2 m2। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो यहाँ ये हो गई 1:1, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, और मास यहाँ पे डालेंगे p1² बाय m, और ये हो जाएगी p2² इंटू 4m, m और m कैंसिल 1:1, करेक्ट। तो p1/p2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 स्क्वायर, तो p1/p2 हो जाएगी 1:2। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस d। ओके, एक स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, ओके वेस्ट से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हाफ इंटू mv²। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जो कि बराबर हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ mv²। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे कोई भी मास का टर्म नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में। तो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। इसको ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे एक बड़ा पार्टिकल है और यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल है, और दोनों पे कांस्टेंट फोर्स लगाना, और दोनों हाइपोथेटिकली कांस्टेंट डिस्टेंस दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन सेम हो जाएगा, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसमें जो वर्क है वो मास पे डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ओके, और यहाँ नेट फोर्स की बात हो रही है, सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। जैसे कि मान लो एक बड़ा पार्टिकल ये है, इस पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये कितनी गई, 10 सेंटीमीटर गई। ओके, कांस्टेंट फोर्स, तो इसमें कांस्टेंट फोर्स रिजल्टेंट 5 न्यूटन की लगेगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो फ्रिक्शन अपोज करेगी, तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन ही लग रही है, कांस्टेंट ही लग रही है, और 10 सेंटीमीटर ही जा रही है। हालांकि अब लगा 10 न्यूटन रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे लग कितनी रही है, 5 न्यूटन ही लग रही है, और 10 सेंटीमीटर जा रही है, तो आपका जो वर्क है कांस्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दो मास दी हुई है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम की जो रेशियो होती है वो मास के अंडर रूट की रेशियो होती है, यानी 1/9, दैट इज 1:3। यहाँ पे याद रखना काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, जब यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी एमवी, इनिशियल मोमेंटम ये होगी, और यहाँ पे मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल सर्कल में एमवी ही होगी, लेकिन डाउनवर्ड हो जाएगी फाइनल मोमेंटम। ओके, तो इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले तो इसको नेगेटिव मानेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एमवी माइनस एमवी। ओके, तो -2mv हो जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगी, 2mv। ओके, डायमेट्रिकल ऑपोजिट पोजीशन पे। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें वर्क डन कैसे निकालोगे, एफ डी वाई, y1 जो कि 0 है, y2 1 है, तो ये हो जाएगी वर्क, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। अभी देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जो एरिया होगी वही हो जाएगी वर्क डन, तो इससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगी। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो वेलोसिटी आप निकालोगे ds/dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो t = 0 में आपको वेलोसिटी निकालना है, t = 0 डाल के वो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, v1 मिल जाएगी, और t = कितनी डालनी है, 2 सेकंड डालनी है, ठीक है। तो उसमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, और आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v2² माइनस v1² करोगे तो वर्क डन मिल जाएगी। अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, टी की वैल्यू 0 डालोगे तो v1 मिल जाएगी, टी की वैल्यू 2 डालोगे तो v2 मिल जाएगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। 33 अगेन आपको इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना, ऐड कर देना, वर्क मिल जाएगी। 34 सिमिलर है किसके, 32 के। देखो यहाँ पे x दिया हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt। अगेन टाइम डालोगे 0 तो v1 मिल जाएगी, टाइम डालोगे कितनी, 4 सेकेंड, तो v2 मिल जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करोगे वर्क डन मिल जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। अब वर्क डन देखो क्या होता है, f dx होता है, x 0 है, 5 है, डाल दो आंसर आ जाएगी। मैं ये करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगी 7x, ये हो जाएगी -x², ये हो जाएगी x3, और यहाँ 0 यहाँ 5, तो 0 का सब 0 ही हो जाएगा, 5 डालोगे तो 35 -25 प्लस 125, और ये -0 + 0 + 0, तो ये हो जाएगी 100 + 35 135।